Hello, dear children. Welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing great, children. 25th of November बिल्कुल पास आ गई है और आज मैं आपके क्लास 10th IT सिलेबस के टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए विक्ट्री फॉर बोथ सीरीज में CBSE ने जो सैम्पल पेपर इशू किया है उसकी सॉल्यूशंस के साथ आपके पास आई हूँ। ये 25 मार्क्स का पेपर है बेटा और हमारी तैयारी है 25 ऑन 25 की, है ना। सो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो में चलते हैं। मैं आपके सामने ये खोल देती हूँ बच्चे, जो CBSE के ने अपनी मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। CBSE ने जो क्लास 10 सेशन 2021-22 के लिए टर्म 1 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है। ब्लूप्रिंट बताया पहले, ब्लूप्रिंट कैसे आपको समझना है इसका डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम भी CBSE ने दी है, उसका लिंक भी मैं क्वेश्चन पेपर में दे दूंगी। ठीक है, तो बेटा अब चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर पर और आपको मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में जल्दी से बता देती हूँ कि सेक्शन A, B और C आपके पास 3 सेक्शंस होंगे क्वेश्चन पेपर में और इन 3 सेक्शंस में मैंने ब्लूप्रिंट में इसे बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको यहाँ बताऊंगी। 6 क्वेश्चंस आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से सेक्शन A में, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। 20 क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट स्किल्स में से, उसमें से आपको 15 करने होंगे और 7 कॉम्पिटेंसी या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन C में, जिसमें से आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है बेटा, अब 1 मार्क का हर क्वेश्चन है और मैं इस वीडियो को थोड़ा सा आपको और स्पेसिफिक बनाने के लिए और यूजफुल बनाने के लिए आपके तीनों स्टडी मटेरियल्स जो स्किल एजुकेशन के CBSE पोर्टल पर हैं उनके मैंने यहाँ सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल ओपन किया हुआ है। ये आपका सब्जेक्ट स्किल का स्टडी मटेरियल है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए हमारे पास बुक भी है, टेक्स्ट बुक भी दी हुई है CBSE ने, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए CBSE ने नोट्स भी दिए हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। सो ये दोनों ही मैं आपके लिए ओपन कर दिए। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मैंने दोनों PDFs ओपन करे और 402 का मैंने मेन स्टडी मटेरियल ओपन किया है। इनके लिंक्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो मेरा पॉइंट इन स्टडी मटेरियल्स को सामने रखने का ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि बेटा हमारे को बुक में से ही पेपर आ रहा है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस क्वेश्चन को इन्होंने किस पेज से पिक किया है, बिकॉज रीडिंग द चैप्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको चैप्टर रीडिंग लेनी होगी। ठीक है, स्टडी मटेरियल वाली बुक को मैं बुक नंबर 1 मानूंगी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए और जो टेक्स्ट बुक है उसको मैं बुक नंबर 2 मानूंगी। ठीक है ना, तो दोनों में फर्क यह है कि स्टडी मटेरियल वाली बुक आपकी 69 पेजेस की है, शॉर्ट में गिवन है, आप प्रिपेयर कर सकते हो, और डिटेल्ड अगर आपको पढ़ना है तो 128 पेजेस की स्टडी बुक है, टेक्स्ट बुक, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। ठीक है ना, सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस नाउ। सो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, डैश फीडबैक इज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फीडबैक के ऊपर है, in the form of written comments or verbal conversations that help the learner understand what he or she needs to do in order to improve। ठीक है ना, तो अब ये कैसा, ये कहाँ गिवन है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी लाइन आपने देख ली। हम चलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में और मैं यहाँ से आपके पेज नंबर लेके चलती हूँ आपको 3rd पेज नंबर पर इस बुक के। आप यहाँ देखो 3rd पेज नंबर पर आपके पास यहाँ पर ये गिवन है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इसका आंसर है। जब आप रिटन कमेंट्स या वर्बल कॉन्वर्सेशंस के थ्रू डिटेल्ड फीडबैक देते हो जिससे लर्नर को पता चलता है कि उसमें कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है। Feedback is very important for everyone. So powerful tool, most powerful tool is descriptive feedback. पेज नंबर 3 पर गिवन है आपके स्टडी मटेरियल में। और ये रिटन कमेंट्स या डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही क्या हो गया कि रिटन फॉर्मेट में होगा या डिटेल्ड वर्बल कम्युनिकेशंस होंगी जिसकी वजह से लर्नर को पता चलेगा कि what he or she needs to do in order to improve. So answer is descriptive. Okay, next is dash communication is the use of body language, gestures and facial expressions to convey information to other. तो जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, तो जैसे साइन लैंग्वेज हो गया, जेस्चर्स हो गया, हैंड मूवमेंट्स हो गए। बॉडी लैंग्वेज आपने अपनी किस तरीके से रखी हुई है, रिलैक्स्ड रखी हुई है, टेंस्ड रखी हुई है, अग्रेसिव रखी हुई है। फेस के एक्सप्रेशन से आप किसी को जब कन्वे करते हो कि आपका
कम्युनिकेशन वो किस तरीके का होता है? ऑब्वियसली बात है, रिटन नहीं होगा, विजुअल नहीं होगा, वर्बल बोल के होता है वो नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो आपके स्टडी मटेरियल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक नंबर जो मेन टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 20 पर ये गिवन है बेटा, पेज नंबर 20 पर ले चलती हूँ मैं आपको। और आप ये देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ आराम से आपको। पेज नंबर 20 पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, बेटा एक मिनट मुझे टाइम दो जरा, मैं करती हूँ, थोड़ा धीरे धीरे लेके जाती हूँ। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड, यानी वर्बल भी नहीं है, रिटन भी नहीं है। सिग्नल्स, मैसेजेस थ्रू एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, पैरा लैंग्वेज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। पेज नंबर 20 आपकी टेक्स्ट बुक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर हर हॉबी क्लासेस। सुबह उठ के सोनिका अपनी हॉबी क्लासेस में जाती है। देन शी कम्स बैक होम एंड फिनिशेस हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, she does all this work for her by herself, no one tells her to do so. This is called what? सोनिका अपनी हॉबी क्लासेस अटेंड करती है, अपने आप 6 AM उठती है, फिर अपना फिनिश करके होमवर्क स्कूल जाती है। किसी को, उसे पेरेंट्स को कहना नहीं पड़ता कि आप ये काम करो बच्चा, वो अपने आप अपना काम करती है। सोनिका कैसा बच्चा है बेटा? वो एक सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा है। इसका आंसर है सेल्फ मोटिवेशन। मैं दिखाती हूँ, ये एग्जैक्ट आपकी बुक से पिक किया गया है। 61 पेज पर मैं आपको लेकर चलती हूँ। देखो ये एग्जाम्पल, सिर्फ नाम बदला हुआ है। रेखा गेट्स अप एट 5 AM, गोज फॉर हर डांस क्लासेस, ये हॉबी क्लास हो गया 6 AM। शी कम्स होम एंड फिनिशेज हर होमवर्क, क्वेश्चन में वो जाने से पहले करके जाती है। she comes home and before going to school she does this all by herself, no one tells her to do। बिल्कुल एग्जैक्ट है बेटा, ठीक है ना? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चे? सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, देखो बुक पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि बुक में से ही आपका पेपर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, thus लीडिंग टू डैश स्ट्रेस। ठीक, जब भी एंजाइटी या स्ट्रेस होगा, ठीक, अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटीज से ज्यादा आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, फिर आप उन टारगेट्स को मैच नहीं कर पाते, उससे आपको स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्ड हो जाती है। ये आपको किस तरीके का स्ट्रेस देता है बेटा? इसका आंसर है मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस नहीं होता, फिजिकल स्ट्रेस के रीजंस और हैं, ठीक है, इमोशनल के और हैं, फाइनेंशियल के और हैं। ये मेंटल स्ट्रेस है क्योंकि आपकी माइंड को इफेक्ट करता है, आप एंजाइटी प्रोन हो जाते हो क्योंकि आपने अपने एक्सपेक्टेशंस अपनी लिमिट से ज्यादा अपने आप से रखी, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा रखी। देखो यहाँ पर है बेटा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से वर्ड पिक किया है इन्होंने। पेज नंबर 17 ऑफ स्टडी मटीरियल। ठीक, दोनों लिंक्स मैं आपको दे दूंगी, टेंशन मत लेना। ठीक, और ये देखो, मेंटल स्ट्रेस, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विद क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस। फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लुक्स को लेकर फिजिकल स्ट्रेस होता है, जनरल वेलबींग हेल्थ को लेकर होता है, सोशल डिस्कॉर्ड्स अगर फैमिली मेंबर्स या पीयर्स में, फ्रेंड्स में नहीं बनती आपस में रिलेशनशिप्स इम्बैलेंस्ड है, सोशल शो ऑफ स्टेटस शो ऑफ है, इसकी वजह से स्ट्रेस आता है। और फाइनेंशियल स्ट्रेस यंगस्टर्स में होता ही है, स्पेशली दोज हु आर लाइक वेरी ईगर टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इफ दे आर नॉट, things are not working according to them, that leads to financial stress. So the answer for this is mental stress. Okay, let's proceed. Question number 5. A dash operating system is a computing environment that reacts to input within a specified period of time. Within a specific period of time, मतलब time bound response आपको देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इनपुट पर टाइम बाउंड रिस्पॉन्स देगा, ये नहीं कि आप वेट करते रह जाओगे, आपको क्विकली विद इन डिप्यूटेड टाइम आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसे एनवायरनमेंट होता है बेटा रियल टाइम। रियल टाइम में टाइम वर्ड आ रहा है, आप ध्यान रखना। ऐसा कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट होता है ओएस का जहां पर आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही आपको रिप्लाई मिल जाता है, आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, स्टडी मटेरियल में आपका ये गिवन है बेटा, पेज नंबर 23 पर लेके चलती हूँ मैं आपको। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है ना। तो ये आपका क्विक रिस्पॉन्सेज देता है, टाइम बाउंड रिस्पॉन्सेज देता है, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक बच्चा, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस। थ्रेट्स एंड वायरसेस, क्या आप थ्रेट्स हो गए और वायरसेस हो गए बच्चा, ठीक है ना। जरा मैं आपको दिखा दूं, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 91 पर, पेज नंबर 91 पर लेकर चलती हूं मैं आपको। सॉरी बेटा, एक मिनट चलते हैं, पेज नंबर 91, जस्ट अ मोमेंट। एक मिनट बच्चे, देखो प्रोटेक्टिंग योर डेटा, अब उन्होंने वहां लिख दिया थ्रेट्स एंड वायरसेस की जगह थेफ्ट एंड वायरस आपकी बुक में लिखा है, लेकिन ये आपका है कि आप डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करोगे थेफ्ट से, वायरसेस से, थ्रेट्स से। तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है इंस्टॉल एंटीवायरस। ये आपको इस तरीके से भी आ सकता था बच्चे कि ऑब्वियस सी बात है, वायरसेस का आपका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरस आपका ट्रीटमेंट है वायरसेस का। वायरसेस से ही एसोसिएटेड जितनी भी थ्रेट्स होती हैं, डेटा लॉस हो गया या आपकी इंट्रूजन हो गया, ठीक है ना, किसी भी तरीके की थ्रेट हो गई, आपके प्राइवेट नेटवर्क की थ्रेट हो गई, तो उन सब से निपटने के लिए, उन सब के से अपने पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आइडेंटिफाई क्या करोगे, पासवर्ड फ्रेंड्स को नहीं बताओगे, किसी को भी आप अपनी डिवाइस नहीं यूज करने दोगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप और ज्यादा अपनी डिवाइस के लिए अनसेफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। लॉगिन रहते हुए नहीं उठोगे अपनी सीट से बिना लॉग आउट करे, ये भी अनसेफ करेगा। तो उसका राइट आंसर क्या है, यूज एंटीवायरस। ओके, सो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया, ये 6 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको कोई 5 करने हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से आएंगे, दे आर वेरी इजी। 2 हैं, 2 आईसीटी से हैं, 2 सेल्फ मैनेजमेंट से हैं और 2 आपका कम्युनिकेशन से हैं बेटा। ठीक, सेक्शन बी पर बढ़ते हैं। आंसर एनी 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 20। डिस्कस हम सारे के सारे ही करेंगे बेटा। When you apply a dash, you apply a group of formatting effects together in one single step. Styles, templates, इस पर मेरे डिटेल्ड MCQ वीडियोस चैनल पर हैं, लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लेना बेटा। अब इसका आंसर क्या है बेटा, आप जब आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर, पैराग्राफ, कैरेक्टर पर एक ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग या पेज पर एक ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एक स्टेप में लगाते हो, तो एक्चुअली आप क्या यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग स्टाइल्स। ठीक बेटा, पेज नंबर 3 पर चलते हैं। आपकी अब हमारा इस बुक से काम पड़ेगा और इसमें मैं आपको देखो पेज नंबर 3 पर ले जाती हूँ और ये लाइन पढ़वा देती हूँ। ये देखो, ये रहा ना, when you apply a style you apply a whole group of formats at the same time। ठीक है ना, ये आपका इसमें आंसर आ गया बच्चा। ठीक, और ये नीचे भी आया हुआ है, देखो इधर भी आपका ये सारे स्टाइल्स की डिस्क्रिप्शन है, ये सारे जितने हाईलाइटेड पोर्शन है, ये सब टेक्स्ट आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which function cannot be performed through subtotal in a spreadsheet? Subtotal एक स्प्रेडशीट का फंक्शन है जिसमें एरे ऑफ सेल्स पर आप सब टोटलिंग करते हो, टोटलिंग के साथ साथ सब टोटलिंग का भी फीचर दिया जाता है, ग्रुप्स पे बेस सब टोटलिंग करते हो। सो विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन अ स्प्रेडशीट? इसका आंसर है परसेंटेज। मैं आपको दिखा देती हूँ, स्टडी मटेरियल की हम चलते हैं पेज नंबर 64 पर। पेज नंबर 64 बेटा, ओपन ऑफिस कैल्क से आपका ये फंक्शन है, स्प्रेडशीट एडवांस से। ये देखो, ये बुक पूरा डायग्राम गिवन है, सेटिंग अप सब टोटल्स गिवन है, इसमें सारे फंक्शंस आ रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। सम, प्रोडक्ट, एवरेज ढूंढो, इसमें सम भी है, प्रोडक्ट भी है, एवरेज भी है, लेकिन इसमें कहीं पर भी परसेंटेज नहीं है। सो इसका आंसर क्या है कि सब टोटल के थ्रू, फीचर के थ्रू आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते? द करेक्ट आंसर इज परसेंटेज। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन अ डॉक्यूमेंट, डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चोजन एंकर पॉइंट। ओके, डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चोजन एंकर पॉइंट। बुक में ले चलती हूँ मैं आपको पेज नंबर 21 पर। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशनिंग ऑफ अ ग्राफिक की सेटिंग्स। अब ग्राफिक पोजीशन करते हो, कितनी सेटिंग्स आपकी होंगी? 4 सेटिंग्स हैं। ठीक है ना। अब ये आपका आ गया आंसर। देखो, इसमें अरेंजमेंट है,
आपका इसमें अलाइनमेंट है, इसमें एंकरिंग है और इसमें टेक्स्ट रैपिंग है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्राफिक पोजीशन कैसे डिटरमिन करोगे एक एंकर पॉइंट के बेसिस पर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अलाइनमेंट। What is the correct answer, children? The correct answer is alignment. Okay. Next, dash is a model that you use to create other models. फिर ओपन ऑफिस किससे आया आपका ये क्वेश्चन? ओपन ऑफिस राइटर से, ठीक है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, इसका आंसर है टेम्पलेट। आपने पढ़ा है टेम्पलेट का भी डायरेक्ट वीडियोस मैंने आपको दिए हैं कि किस तरीके से आप जो हो ओपन ऑफिस में बेटा जो है टेम्पलेट्स को यूज करके किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। पेज नंबर 22 पर लेकर चलती हूँ। एक मॉडल होता है जिसके अनुसार आप अपना वेट, टेम्पलेट इज अ मॉडल। जैसे मैंने आपको बताया था रिज्यूमे है, रिज्यूमे की टेम्पलेट ले लो, आपका काम बच जाएगा। बेसिक सारी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट होल्डर्स आपके पास होंगे, उन्हें रिप्लेस करते चले जाना। क्विकली लुकिंग, आपके न्यू प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स क्विकली क्रिएट हो जाएंगे। सो ये यहां से लिया है बेटा, स्टाइल्स की डेफिनेशन पिक करी है इन्होंने, अब यहीं से इन्होंने टेम्पलेट की भी डेफिनेशन क्वेश्चन में दी है। एक ऐसा मॉडल, स्टाइल्स होता है ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स जो आप अप्लाई करते हो अपने पेज के एलिमेंट्स को, और टेम्पलेट एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप, जिसकी हेल्प से अपने नए डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। ठीक बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। डैश स्टाइल्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट within a paragraph such as the font and size of the text or bold and italic। अब ये ध्यान देखो, selected text within a paragraph, मैंने आपको समझाया था वीडियो में भी कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग होती है बेटा, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है। पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट पर जो पैराग्राफ पे नहीं लगा रहे, पैराग्राफ के लिए आप नई स्टाइल दे रहे, आप टेक्स्ट विद इन अ पैराग्राफ पे जा रहे हो। सो ऑब्वियसली सेल आपकी कैल्क की होती है, सेल्स पे आता है, और ये आपके स्टाइल्स होते हैं जो आप पैराग्राफ पर अप्लाई करते हो। देखो पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इसका पेज नंबर है 3। देखो ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, कैरेक्टर स्टाइल्स अफेक्ट selected text within a paragraph such as font and size of text. So this is the thing, selected text within a paragraph. Okay, so the answer for this is character। देखो बुक से आ रहा है बेटा, बुक की एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया we need to select which option in word processor। एक पूरे ग्राफिक को पूरी बैकग्राउंड में फिल कर देने के ऑप्शन को हम बोलते हैं टाइल ऑप्शन। बेटा लेके चलती हूँ मैं आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड के चैप्टर के 37th पेज पर, और मैं आपको दिखा देती हूँ। आप कहोगे देखो मैम ने आपके लिए ये हाईलाइट करके रखा है कि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हाईलाइट नहीं हुआ, मैं इसको अब भी हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी हैव टू सिलेक्ट विच ऑप्शन चाइल्ड, वी हैव टू सिलेक्ट द टाइल ऑप्शन। ओके ठीक है ना, तो ये आपका इसमें आ जाता है बच्चे, यहां से पिक किया गया है कि पूरा ग्राफिक आपके पूरे उसको फिल कर देगा बैकग्राउंड को, दैट इज द टाइल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिनारियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ फिल अप देना भूल गए हैं, बट आपका इसका आंसर है व्हाट इफ क्वेश्चंस। बेटा सिनारियोज हो गए, गोल सीक हो गया, सॉल्वर हो गया, ये सारे आपके व्हाट इफ क्वेश्चंस के टूल्स होते हैं, और इसको दिया हुआ है इन्होंने एग्जैक्टली आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 65 पर। तो मैं आपको पेज नंबर 65 पर लेकर चलती हूँ बच्चे। देखो, और मैं गलत बुक पर तो नहीं आ गई, नहीं इसी बुक पर है, हम देखते हैं पेज नंबर 65, 62 ओपन है, 65 पर चलते हैं। वेट करो, देखो ये आ गया बेटा, ये रहा पेज नंबर 65 और इस पर ये आया है सिनारियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो ये भी लाइन बुक से ली गई है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड इन अ डॉक्यूमेंट। अब ये बिल्कुल लॉजिकल सा सवाल है कि आप वाटरमार्क जब भी लगाते हो, आप देख रहे हो मैं भी वाटरमार्क यूज करती हूँ, सीबीएसई भी अपना वाटरमार्क यूज करता है, किसी ना किसी स्टडी मटेरियल के पीछे उसका वाटरमार्क होता है। यहाँ पर आई थिंक इसमें भी होगा, इसमें नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा सीबीएसई के डॉक्यूमेंट्स में पीछे वाटरमार्क होता है, बुक्स में होता है। मैं अपना कंप्यूटर साइंस विद मीना डोगरा वाटरमार्क देती हूँ, तो क्या वो वाटरमार्क डार्क होना चाहिए?
नहीं, वो वाटरमार्क ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, लाइट हो, जिससे कि उसके ऊपर जो लिखा गया टेक्स्ट है वो प्रॉपरली विजिबल हो, उसकी विजिबिलिटी इफेक्ट ना हो। तो इसका आंसर है ट्रांसपेरेंसी। ले चलती हूँ मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल के 402 के आईटी के सब्जेक्ट स्किल्स के 14th पेज पर। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, ये बार बार ये ना देखो, transparency, here it is. See, what is transparency? When we are creating a watermark or when wrapping the image in the background, we would like that the image should be like slightly transparent, so that you know the text that is appearing on the front of that image is not hidden by that image, or is not like it doesn't get mixed up with that image. So this is the answer for that. Question number 15. If it refers to a cell or range of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that you want your formula to calculate. तो calc से क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर है सेल रेफरेंस। आपको भी पता है कि सेल रेफरेंस इन्होंने डायरेक्टली बुक में कहीं डेफिनेशन नहीं दिया हुआ, बट स्टिल फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सेल रेफरेंस एक वर्कशीट पर होता है जो रो और कॉलम मतलब स्टार्टिंग सेल से एंड सेल तक जो भी आपके फॉर्मूला पर अप्लाई हो रहा है ना, तो मान लो आप A1 से A5 तक ले रहे हो या A1 से B10 तक ले रहे हो, तो वो सारा आपका क्या हो जाता है बेटा, सेल रेफरेंस बनता है, जिस पर फॉर्मूला लगा। तो जैसे आपने लिखा इक्वल टू सम और आपने लिखा ब्रैकेट में A1 कोलन A5, तो आपको पता है कि आपका जो सम है वो सेल A1 से रेंज लेगा, ठीक है, और A5 बीच में आपने क्या लगाया, कोलन, सेल रेफरेंस बनाया, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ सेल्स आपने दे दी। सिंगल सेल भी हो सकता है जो फॉर्मूला उस पर वर्क करे, या फिर रेंज ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं जिसमें कंप्लीट रेंज पर फॉर्मूला वर्क करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं आपके स्टडी मटेरियल में, चल के देखते हैं। पेज नंबर 75 पर मैंने कुछ लोकेट तो किया था, ये रहा देखो। सेल रेफरेंस refers to a cell or range of cells on a worksheet that can be used to find the values or data that you want that your formula should use. ये formula to calculate, आपके कैलकुलेट सम किसका करना है, प्रोडक्ट किसका करना है, एवरेज किसका करना है, ये सारी चीजें फॉर्मूला के लिए जो आप सेल्स देते हो रेंज के फॉर्म में, वो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस। ओके बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 which says dash totals or adds data in an array. Data in an array. What is an array? A group of cells with labels for columns or rows. ठीक है ना, कॉलम्स जिनकी हेडिंग्स हैं, लेबल्स की भी मतलब रोज की भी या कॉलम्स की भी, मतलब जैसे भी आपको देना है, दोनों को या दोनों में से किसी एक की। अगर हेडिंग के साथ है तो डेटा एक एरे में अरेंज्ड है, उसको टोटल करती है कौन सी सबसे ज्यादा मतलब कौन सा फीचर कैल्क का उसमें यूज होता है। अब ये चीज इस क्वेश्चन में मुझे समझ में नहीं आई कि क्यों दी गई है। विच स्टेप वन शुड फॉलो बिफोर यूजिंग द सब टोटल ऑप्शन। सब टोटल में क्या होता है कि आपके रोज या कॉलम्स के लेबल्स होने चाहिए, ठीक। क्वेश्चन डैश जिसे बना रहा है वो ये कंसेप्ट पर बना रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हो, इस फीचर को क्या बोलते हो, जो ऐड कर देता है डेटा जो कि एक एरे में अरेंज्ड होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी हेडिंग्स होती है, लेबल्स की, कॉलम्स की भी और रोज की भी। तो इसका आंसर है बेटा सब टोटल। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इस चीज का आंसर है। ऑप्शंस के अनुसार आपने देख लिया ना, डैश का आंसर आपको इनमें से ढूंढना है। विच स्टेप वन मस्ट फॉलो, यू नो, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक बेटा, ये इसका आंसर नहीं है। ये पता नहीं इन्होंने क्यों लिख दिया है। ये इसका आंसर तो ये था कि डेटा जो है लेबल्स के, कॉलम्स, रोज और कॉलम्स के लेबल्स होने चाहिए, बट वो तो यहाँ नहीं पूछा। इस डैश का ये आंसर है सब टोटल, ठीक है ना। और ये कहाँ गिवन है ये भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ये आपका गिवन है पेज नंबर 63 पर। सो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी आई, लेकिन अपनी विजडम यूज करना और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ऐसा कई बार सिचुएशंस में होता है बेटा कि कई बार हमारे पास एम्बिगुअस सिचुएशंस आ जाती हैं, उस समय अपना बेस्ट देना, बाकी बोर्ड को भी पता चलेगा जब फीडबैक जाएगा अगर कुछ भी कमी रहेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, सब टोटल एड्स डेटा अरेंज्ड इन एन एरे व्हिच इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद लेबल्स फॉर कॉलम्स और रोज, ठीक। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज, ठीक है ना। अब ये जो है डायरेक्टली आपके उसमें मुझे कहीं मिला नहीं है, अगर आपको मिला हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं ऊपर ही ले चलती हूँ उसको, बार बार ये स्क्रॉल हो रहा है। पेज नंबर 79 पर ले चलती हूँ आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन और आया इस तरीके का बेटा। पेज नंबर 78 पर है, हम इस समय देखते हैं।
देखो हमारे पास दो तरीके के हाइपरलिंक्स होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, जिनमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फुल एड्रेस किस में होता है, दैट इज एब्सोल्यूट. ओके, एब्सोल्यूट इज ऑलवेज द फुल एड्रेस of the destination or the web page that we are trying to use for our hyperlink. Okay, so the correct address for correct this thing answer is absolute. Okay, absolute. Relative हमारा partial address होता है, full address हमारा absolute होता है बेटा, ठीक है ना. Which of the following is more elaborate form of goal seek? ये आंसर तो अब आपको याद हो गए होंगे, सॉल्वर होता है इसका आंसर, ठीक है ना. मल्टीपल वेरिएबल्स पर, अननोन वेरिएबल्स पर आपको काम करने देता है. सॉल्वर के लिए मैं आपको ले चलती हूँ बेटा पेज नंबर, मैं आपको भी बताती हूँ ये किस पेज नंबर पर गिवन है, पेज नंबर 67 पर गिवन है बच्चा. ले चलती हूँ आपको वहां पेज नंबर 67 पर. ये रहा, सॉल्वर ऑप्शन इज a more elaborate form of goal seek because it deals with multiple unknown variables. goal seek का elaborated version है, enhanced version है. goal seek आपका एक वेरिएबल पर चलता है, ये आपका मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स पर चलता है. तो इसका आंसर है सॉल्वर, मोर एलैबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक. देखो बिल्कुल आप देख रहे हो एग्जैक्ट सेंटेंसेस बुक से उठे हैं. डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन अ स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स टू अ मास्टर वर्कशीट. ठीक, डिफरेंट वर्कशीट्स टू अ मास्टर वर्कशीट. आपने डेटा को कंबाइन किया, ऑब्वियस सी बात है कंबाइन करने के लिए क्या बोलते हैं बेटा, लिंकिंग आप नहीं कर रहे, फिल्टरिंग आप नहीं कर रहे, आप कंबाइन करो. तो एब्सोल्युटली द आंसर फॉर दिस इज कंसोलिडेटिंग. एंड आई विल जस्ट टेक यू अप to 4-5 pages more, which is page number 61 where this has been given. मैंने highlight किया हुआ है, देखो. data consolidation allows you to gather together your data from several worksheets into a master worksheet. ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना. तो आगे चलते हैं बेटा. dash link will stop working only if the target is moved, while a dashed link will stop working if the start and target locations change relative to each other. ठीक है ना. क्वेश्चन फिर से पढ़ लो. कौन सा लिंक स्टॉप करेगा वर्किंग को अगर टारगेट मूव किया जाता है, ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड. कौन सा लिंक वर्किंग स्टॉप करेगा इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशंस चेंज रिलेटिव टू ईच अदर. ठीक है ना. इसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला, तो है आपका एब्सोल्यूट लिंक. ठीक, एब्सोल्यूट लिंक चेंज हो जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट लिंक फुल पाथ होता है. अगर आपने टारगेट को एक पाथ से दूसरे पाथ पर डाल दिया, इट विल स्टॉप वर्क. एग्जैक्ट पाथ होता है. रिलेटिव क्या होता है कि आपका पार्शियल पाथ होता है. ठीक है, तो अगर आपने उसके स्टार्ट या टारगेट लोकेशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिए तो रिलेटिव लिंक वर्क करना बंद करेगा. ठीक है ना. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रिलेटिव लिंक आपका चलेगा. तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, बताओ. एब्सोल्यूट रिलेटिव कौन सा ऑप्शन है इसका बच्चे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. देखते हैं, मैं लेके चलती हूँ आपको पेज नंबर 79 पर. पेज नंबर 79 पर अगर आप चलोगे तो आपका ये आ जाएगा. देखो, एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड. रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशंस चेंज रिलेटिव टू ईच अदर. ओके, ठीक है ना. सो अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. डेटाबेस सर्वर्स आर रिफर्ड टू एज, ये मैंने आपको बताया था, डेटाबेस सर्वर्स जहां पर हमारा एक्चुअल डेटाबेस स्टोर होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज बैकएंड. ठीक है ना. यूजर इंटरफेसेस आर नोन एज फ्रंट एंड्स, whereas database servers that store the actual database, they are known as backends. Let me take you to page 109 children. देखो, डेटाबेस सर्वर्स आर रिफर्ड टू एज बैकएंड. डीबीएमएस के भी सेशन उनके एमसीक्यूज मैंने चैनल पर डाले हैं, मैं उनके लिंक्स भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन, देख लेना आप बेटा. फिर a table is a set of data elements that is organized using a model of vertical dash and horizontal dash. ठीक है ना. सो आपको ये क्वेश्चन मैंने अपने एमसीक्यूज में भी कवर किए हैं कि जो हॉरिजॉन्टल चीज होती है वी कॉल इट रो, हॉरिजॉन्टली हम बोलते हैं रो, और वर्टिकल चीज जो होती है उसे हम बोलते हैं कॉलम. ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं बेटा कॉलम. तो इसका आंसर क्या है, मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज. दिस इज पेज नंबर 115 ऑफ योर स्टडी मटेरियल. वर्टिकली हमें रोज मिलती हैं, रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और हॉरिजॉन्टली हमें वर्टिकली हमें कॉलम्स मिलते हैं बच्चा,
और फील्ड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, जिनका एक नेम होता है कॉलम का, और हॉरिजॉन्टली जिसमें रिकॉर्ड स्टोर होते हैं वो होती है हमारी रोज। ये रहा देखो यहीं से उठाया गया बच्चा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हमें क्या पूछता है सैम्पल पेपर में। Dash includes fonts, alignment, borders, background, number formats, for example currency, date and cell protection। इसको मैंने आपको MCQ में भी बताया था। याद रखने का तरीका क्या, सेल प्रोटेक्शन अगर आ गया, ये कैल्क का स्टाइल है और इसको हम बोलेंगे सेल स्टाइल, इसको हम बोलेंगे बेटा सेल स्टाइल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपके स्टडी मटेरियल में ये कहाँ है। अगेन पेज नंबर 3 पर मैं आपको ले चलती हूँ, बिल्कुल ओपनिंग में। ये मैंने आपको एम्फेसाइज किया था, ये सारे स्टाइल्स आप लर्न कर लेना। तो ये सेल स्टाइल्स आ गए, वही चीज दी हुई है इन्होंने कि सेल स्टाइल्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट शीट टैब्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम। इसका आंसर है बॉटम। शीट टैब्स जो कैल्क में स्प्रेडशीट ओपन करने पर आती हैं वो हमेशा बाय डिफॉल्ट कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, वो प्रेजेंट होती है बॉटम ऑफ द शीट में, ठीक। तो मैं आपको पेज नंबर 72 पे ले चलती हूँ। शीट टैब्स हमारी जनरली हमारे सारे टैब्स ऊपर होते हैं, होम टैब हो गया, सारे टैब्स हमारे ऊपर होते हैं, इंसर्ट हो गया, लेकिन शीट टैब्स जो होती है ना बेटा वो हमारी होती है बॉटम पर। तो मैं देखती हूँ मैंने इसे कहाँ हाईलाइट किया, लेट मी चेक। पेज नंबर 72 पर देखो ये नीचे दिखा रहा है ना, ये रही आपकी शीट टैब्स। तो शीट्स आपकी, टैब्स आपकी जनरली कहाँ होती हैं बेटा, ये हमारे होती हैं बॉटम ऑफ द शीट, ठीक है ना। शीट टैब्स बॉटम में होती है। देखो ये रहा पेज नंबर 71 पे एग्जैक्टली है ये, विच इज मैनेज यूजिंग टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। ये नीचे आपके गिवन है शीट टैब्स, ठीक बेटा। अच्छा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वो क्या कहता है, the dash cell reference in a the cell reference in a spreadsheet for cell range B2 to F15 is। अब मैंने आपको बताया था, देखो ये मैंने आपको बताया था कि सेल रेफरेंस में स्टार्टिंग सेल ऑफ द रेफरेंस एंड टारगेट सेल ऑफ द रेफरेंस हैज बीन गिवन, बट टू denote that this is a range we put a colon, है ना, we put a colon। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन इसमें डॉट नहीं आता, इसमें सेमीकोलन नहीं आता, इसमें हाइफन नहीं आता, इसमें आता है बेटा कोलन, ठीक। सेल रेफरेंसेस जब आप देते हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग सेल के बीच में आता है कोलन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, डैश कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। कैसे ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट और ग्राफिक्स की जो हमारी स्टैकिंग होती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो उसे हम क्या बोलते हैं। ले चलती हूं मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 21 पर। देखो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, अरेंजमेंट कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन। देखो इसी टॉपिक से दो एमसीक्यूज आपके आ गए, अरेंजमेंट भी पूछ लिया और अलाइनमेंट भी पूछ लिया। हो सकता है पेपर में आपसे एंकरिंग और टेक्स्ट रैपिंग आ जाए, है ना। सो ये इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर होगा अरेंजमेंट। सो ये 20 क्वेश्चंस थे जिनमें से आपको कोई 15 अटेम्प्ट करने हैं, बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। फर्स्ट 15 करेक्टेड को या फर्स्ट सिलेक्टेड करेक्टेड को वो ही आंसर मानेगा, एक्स्ट्रा आप मत करना, सोच समझ के अटेम्प्ट करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन सी पर आ जाते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको चेक करो, बहुत आसान होते हैं, डायरेक्टली ना पूछ के एक सिचुएशन से कंसेप्ट को लिंक करके पूछा जाता है। Millennium University is organizing a reunion meet for their alumni students. For this purpose, university wants to send an invite to all these alumni students with different addresses. So invite तो common रहेगा बेटा, है ना, लेकिन वो अलग अलग लोकेशंस पर, मतलब अलग अलग एलुमनाइज को जाएगा, एलुमनाई 1, एलुमनाई 2, एलुमनाई 3, डिफरेंट एड्रेसेस पर वो सेम इनविटेशन जाएगा, जैसे वेडिंग इनविटेशन होता है, जैसे बर्थडे इनविटेशन होता है। तो वर्ड प्रोसेसर की जो आपके ऑफिस आपके कोर्स में राइटर है, कौन सा फीचर यूज करेगा, इसका ऑब्वियस आंसर है मेल मर्ज, है ना बेटा। मेल मर्ज में आप क्या करते हो, एक सिमिलर डॉक्यूमेंट को, एक सेम डॉक्यूमेंट को आप मल्टीपल डिफरेंट एड्रेसेस तक पहुंचा सकते हो, सिर्फ एड्रेसेस चेंज होंगे, आपका बेटा वो नहीं चेंज होगा, आई मीन इन द सेंस कि आपका कंटेंट सेम रहेगा, बस मेलिंग एड्रेसेस चेंज होते चले जाएंगे। सो पेज नंबर 39 पर ये आपका गिवन है, यहीं से आप देख सकते हो डिफरेंट पीपल मेलिंग लिस्ट लो
और डिफरेंट पीपल मेलिंग लिस्ट पर आप सेम इंफॉर्मेशन को भेज सकते हो. Send it, make a letter, send it to a whole bunch of people. Okay, next. Prisha is a book editor. She wants to change the indentation of all paragraphs, change the font of all titles in the book. Which feature she should use to make the task easy? देखो, टेम्पलेट एक डॉक्यूमेंट होता है, मॉडल डॉक्यूमेंट. कंसोलिडेटिंग कैल्क की फीचर है जिसमें आप कई सारी वर्कशीट्स को एक मास्टर वर्कशीट में कंबाइन करते हो. टेबल ऑफ कंटेंट, हेडिंग से टेबल बनाता है. बचा क्या हमारे पास? बचा क्या बच्चा? स्टाइल्स. स्टाइल्स आपने पढ़ा, सारी इंडेंटेशन सारे पैराग्राफ्स की, सारे टाइटल्स की वन बाय वन ना करके सिंगल स्टेप में करना चाहती है, तो कौन सा फीचर प्रिशा को यूज करना चाहिए बच्चा? पेज देख लो, पेज नंबर 3 से डायरेक्टली लिफ्टेड आंसर है आपका. ये डायरेक्टली लिफ्टेड क्वेश्चन है. उस सिचुएशन से देखो दिया ना, यू मे डिसाइड टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स और चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स. सो किसकी हेल्प से करोगे आप? स्टाइल्स. मेजर फॉर्मेटिंग इजी हो जाती है स्टाइल्स की हेल्प से. सो इसी चीज को एक सिचुएशन से लिंक करके आपसे पूछ लिया. गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन नंबर 29 कहता है उसे उस इमेज के अनवांटेड एरिया को रिमूव करना है. ठीक है ना, इमेज ली है उसने, इंसर्ट किया है, उसमें से कुछ पोर्शन उसके काम का है. मान लो एक पेज है, उस पर एक डायग्राम है, उसने पेज की इमेज ली, बुक के एक पेज की बस सिर्फ डायग्राम चाहिए, तो क्या करेगा वो? रिमेनिंग पोर्शन को उसे हटाना है. ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेगा बेटा वो? इसका बिल्कुल ऑब्वियस आंसर है, वो क्रॉप करेगा. और क्रॉपिंग कहाँ दी हुई है? ले चलती हूँ मैं आपको पेज नंबर 14 पर. आपके फाइल्स के पेज नंबर 14 में दिया हुआ है. व्हेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन अ सेक्शन ऑफ द इमेज फॉर द पर्पस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यू मे विश टू क्रॉप, दैट इज कट ऑफ पार्ट्स ऑफ इट. ठीक है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. क्रॉपिंग आ ही सकता है कि आपको किसी भी इमेज के अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना है, तो क्या करोगे? Question number 30. Hema is a chartered accountant. She used to maintain the accounts in a spreadsheet on everyday basis. There are number of steps which she needs to follow every time. ठीक है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है, अपने अकाउंट्स पे चार्टेड अकाउंटेंट्स वर्क करते हैं. She wants to maintain the accounts on an everyday basis for which she has to carry out a number of steps every time. So what feature of spreadsheet can she use with which she can perform these tasks quickly without having to do these things every time? Like repeat करने की जगह वो steps record कर ले और वो steps जो हैं आपके, सॉरी बच्चे, वो steps जो हैं आपके उसके उसमें आ जाएं. ठीक है ना, तो क्या आप करोगे? ठीक, उसके लिए हेमा यूज करेगी मैक्रोस. आपको भी पता है मैक्रो आपका रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल होता है. मैक्रो में आप स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेते हो और फिर उसी के थ्रू बच्चा आप क्या करते हो बेटा? आप उन स्टेप्स को बार बार कैरी आउट ना करने की बजाय उस मैक्रो की हेल्प से कैरी आउट कर लेते. तो रिकॉर्डेड सेट ऑफ एक्शंस इज अ मैक्रो. देखते हैं, देखो, इट इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और कीस्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज. तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता वो ऐसे होता, सिचुएशन बेस्ड में उसे क्या कर दिया? एक केस से रिलेट कर दिया, एक सिचुएशन से एक केस, छोटी सी मिनी केस स्टडी से रिलेट कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 31 question. Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employees. Now he wants every employee to go through that worksheet and update their address and phone number. If required, he would also like to know the changes done by his employees. Question बड़ा होता है, इसको ध्यान से पढ़ना. राज ने अपने एम्प्लॉयज की सारी इंफॉर्मेशन एक वर्कशीट में डाली. ठीक है ना, अब वो चाहता है कि एम्प्लॉयज उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर ले. अगर कुछ चीज उसमें गलत है या कुछ छूट गई है तो ऐड कर दें, जैसे एड्रेस, फोन नंबर, है ना. वो ये भी जानना चाहता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज ने चेंज करी, कौन सी चेंज नहीं, मतलब उसके डेटा में किसने चेंज किया, क्या चेंज किया. कौन सा फीचर वो यूज करेगा, इनेबल करेगा, सो दैट ही कैन सी द चेंजेस मेड बाय हिज एम्प्लॉयज. सो द आंसर फॉर दिस इज ट्रैक चेंजेस. ओके, चलते हैं, चेंजेस को ट्रैक कर सके. पेज नंबर 88 पे मैं आपको लेके चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ. सॉरी, इसमें नहीं, इधर जाना था हमें, पेज नंबर 88. जस्ट वेट. देखो, Calc has the feature to track what data was changed, when the change was made, who made the change, and in which cell the change has occurred. रिकॉर्ड चेंजेस फीचर है आपके इसमें दिया हुआ है. इन्होंने मैक्रो नहीं है, आपने पढ़ लिया. वर्कशीट चेंज नहीं करेगा, लिंकिंग नहीं करेगा, वो चेंजेस को ट्रैक करेगा विद द हेल्प. कैसे करेगा? रिकॉर्डिंग करके.
ठीक है ना. सो ट्रैक चेंजेस इज द राइट आंसर फॉर दिस. अक्षत, क्वेश्चन नंबर 32. अक्षत wants to store a huge amount of information about his firm in a database. ठीक, ये क्वेश्चन फिर थोड़ा सा एम्बिगुअस है. विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस. अब सीबीएसई कहता है इसका आंसर है आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल. मैं आपको मार्किंग स्कीम में भी दिखा देती हूँ. इसका आंसर सीबीएसई ने दिया है आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल. ठीक है ना. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर रिलेशनल होना चाहिए था, बट शायद उन्होंने इसे क्यों मार्क किया. इन्होंने बताया ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. फ्लैट में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगल टेबल में होती है. रिलेशनल में मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मल्टीपल टेबल्स में होती है. इन्होंने यहाँ नंबर ऑफ टेबल्स नहीं बताए, है ना. तो इंफॉर्मेशन है, अगर एक ही टेबल है तो वो फ्लैट में भी स्टोर हो सकती है, और बड़ी है तो रिलेशनल में भी स्टोर हो सकती है. तो इसलिए सीबीएसई ने इस आंसर को किया आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल. ठीक, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, क्योंकि ह्यूज इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारा आंसर रिलेशनल होना चाहिए. ठीक है ना. लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ टेबल्स मेंशन नहीं है तो हमने दोनों ही प्रोविजंस ले लिए, या चाहे रिलेशनल में कर ले चाहे फ्लैट में कर ले. आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 108 पर ये मेंशन्ड है बेटा. ठीक, देखो रिलेशनल मॉडल इट इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. लेकिन इसमें इन्होंने यहाँ भी बोला है कि मल्टीपल टेबल्स होते हैं. फ्लैट में सिंगल टेबल होता है और छोटे डेटा के लिए यूज होता है. अब क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ टेबल्स मेंशन नहीं करे तो शायद इसीलिए सीबीएसई ने इसका आंसर रिलेशनल या फ्लैट दिया है. हम सीबीएसई को क्रॉस नहीं, मतलब उनके आंसर को गलत नहीं मानेंगे. हम विजडम लगा के सोचेंगे. अगर चॉइस में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको सारे आते हैं, आपको 7 में से 5 करने हैं, आप इस क्वेश्चन को चाहते तो छोड़ भी सकते थे, अगर इसमें आपको जरा सी भी एम्बिग्यूटी लगती है बच्चे. ठीक. सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट. हर फादर हैज टोल्ड हर हाउ टू रीनेम अ स्प्रेडशीट एज इट विल हेल्प हर आइडेंटिफाई द वर्कशीट डेटा इजीली. बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे नेम्स होते हैं. तो वो अपने स्प्रेडशीट का प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसके फ्रेंड ने बोला कि आप क्या करो, उस वर्कशीट को रीनेम कर लो जिस पर्पस के लिए बना रहे हो प्रोजेक्ट में, है ना. तो ताकि आपको पता चल जाए किस वर्कशीट में आपने क्या डेटा डाला है. मीनिंगफुल नाम दे दो अपनी वर्कशीट्स को. शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टोल्ड द सेम टू हर ब्रदर. फ्रेंड की बात उसने अपने ब्रदर को बताई. ब्रदर को पता थी ये बात. ब्रदर ने कहा कि आप ओपन ऑफिस कैल्क में जब आप वर्क करते हो, यू हैव द ऑप्शन ऑफ रीनेमिंग वर्कशीट्स यूजिंग हाउ मेनी वेज. आंसर इज 3 वेज. देखो कहाँ गिवन है. मैं आपको एक एक चीज वेरीफाई करते चल रही हूँ कि आपको आपके स्टडी मटेरियल को पढ़ना कितना जरूरी है बच्चा. देखो ये आपका गिवन है, इंसर्ट वर्कशीट आ गया ना. अभी देखो रीनेमिंग. देखो बच्चे, देयर आर 3 वेज इन विच यू कैन रीनेम अ वर्कशीट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या था बेटा. इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3. ठीक बेटा. तो ये था आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर, जिसमें सेक्शन ABC के अंदर हमने ये सारे 33 क्वेश्चंस देखे. आप ये सैंपल पेपर अगर कर भी चुके हो तो रिवाइज कर लेना. अब मैं अपना सैंपल पेपर लेकर आपसे जल्दी मिलती हूँ. पेपर में बहुत कम दिन रह गए हैं तो मुझे भी थोड़ी स्पीड से काम करना होगा. सो डोंट वरी, आई विल बी बैक विद ऑल ऑफ यू सून. तब तक आप ये वाला सैंपल पेपर अच्छे से पढ़ो, प्रिंट आउट निकाल के करो. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और टारगेट क्या है हमारा. टारगेट इज 25 on 25. तभी तो हम कहते हैं कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, और हम हैप्पीली लर्न करते जाएंगे और हैप्पीली ग्रो करते जाएंगे. सो टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग. गॉड ब्लेस यू. खुश रहो, पढ़ते रहो, खूब अच्छे मार्क्स लेकर आओ, एंड एड टू आवर प्राइड. ओके, टेक केयर चिल्ड्रन.